हिंदी कार्यशाला कार्यक्रम के अध्यक्ष और सम्मानीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय एवं समस्त शिक्षक और शिक्षिकाओं और कार्यालय सदस्यों का इस हिंदी कार्यशाला में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जो हिंदी कार्यशाला जो आयोजित कर रहे हैं उसका जो विषय है वो है राजभाषा नीति मुख्य बिंदुओं का परिचय। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए जो हमारी राजभाषा हिंदी है उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, कहाँ वो संविधान में क्या उसका दर्जा है और प्रयोग में हम किस तरीके से उसको काम में ले रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। देखिए, आज की इस कार्यशाला में हम राजभाषा हिंदी के जो संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में पढ़ेंगे कि संविधान में हिंदी राजभाषा की क्या स्थिति है। राजभाषा अधिनियम जो कि 1963 में लागू हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे और राजभाषा नियम 1976 जो मुख्य बिंदु हैं, ये तीन ही मुख्य बिंदु हैं, इन्हीं का हम आज परिचय लेंगे। तो सबसे पहले जो इसके संवैधानिक प्रावधान है, तो संविधान में भाग 17 संविधान का जो भाग है 17 उसमें राजभाषा हिंदी संबंधी प्रावधान है और उसमें अध्याय पहले में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक अगर कोई भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हो, प्रतियोगिता परीक्षा देते हो, तो उसमें भी अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजभाषा संबंधी जो प्रावधान है संविधान के किस भाग में है और किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक ये प्रावधान है। तो आपको याद रखना है कि संविधान का भाग कौन सा है, 17 और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। अब इसमें हम पहले अनुच्छेद की बात करते हैं 343 और 344, जिसमें संघ की भाषा के बारे में बताया गया है। संघ का मतलब है केंद्र, यानी जो केंद्र सरकार है उसका जो शासन का जो कामकाज होगा जिस भाषा में होगा, यानी राजभाषा, वो होगी आपकी हिंदी। तो ये इस अनुच्छेद में ये घोषणा की गई थी, संविधान के अनुच्छेद 343 में ये घोषणा की गई थी कि जो भारत की राजभाषा है वो कौन सी होगी, हिंदी होगी। उसके बाद हम अनुच्छेद 345, 46, 47 पढ़ेंगे। इसमें प्रादेशिक भाषाओं के बारे में बताया गया है, जो कि जो प्रांत विशेष हैं, राज्य विशेष हैं, उनकी भाषा के बारे में। उसके बाद अनुच्छेद 348, 349 जो न्यायालयों की जो भाषा होगी, जो हमारी अदालतें हैं, उनमें जो कामकाज जिस भाषा में होगा उस भाषा के बारे में प्रावधान है। और अनुच्छेद 350 और 351 इसमें भाषा संबंधी विशेष उपबंध भी बताए गए हैं। तो हम इनको सिलसिलेवार ढंग से पहले अनुच्छेद 343 के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या दिया हुआ है, 344 में क्या दिया हुआ है, इनको हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, अनुच्छेद 343 इसमें संघ की राजभाषा, राजभाषा का मतलब है शासन के कामकाज की भाषा, यानी केंद्र सरकार जो भी कामकाज जिस भाषा में करेगी वो उसकी राजभाषा होगी। तो अनुच्छेद 343 1 के अनुसार उसमें क्या घोषणा की गई, क्या लिखा हुआ है, अगर आप संविधान में पढ़ेंगे इस चीज को, अनुच्छेद 343 को पढ़ोगे और भाग 17 में पढ़ोगे तो आपको ये लिखा मिलेगा कि जो संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी लिपि होगी, तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो ये अनुच्छेद 343 1 में ऐसा लिखा हुआ है, घोषणा की गई है कि जो भारत की जो राजभाषा होगी वो कौन सी होगी, हिंदी होगी, और जो लिपि होगी वो कौन सी होगी, देवनागरी लिपि होगी। उसके बाद अनुच्छेद 343 2 के अनुसार संविधान लागू होने से 15 वर्ष तक, यानी हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ, तो उसके 15 वर्ष तक यानी 26 जनवरी 1965 तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी होता रहेगा। ये इसलिए है क्योंकि संविधान लागू होने से पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था और जितना भी कामकाज
जिस भाषा में हो रहा था वो अंग्रेजी भाषा में हो रहा था। तो कोई भी परिवर्तन है वो अचानक नहीं होता, इसलिए ऐसा प्रावधान रखा गया कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी शासन की भाषा रहेगी। उसके बाद कौन सी राजभाषा बन जाएगी? हिंदी बन जाएगी। अगर आप देखो तो 1965 तक ऐसा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी 2024 चल रहा है तो राजभाषा सिर्फ घोषित ही हुई है। हिंदी राजभाषा घोषित हुई है, उसको राजभाषा का दर्जा अभी तक पूरी तरीके से नहीं मिल पाया है। उसके बाद अनुच्छेद 343(3) के अनुसार संसद इस अवधि को आगे भी बढ़ा सकती है, ऐसा भी लिखा गया था। 1965 से आगे भी जो शासन का कामकाज है वो अंग्रेजी भाषा में हो सकता है। तो ये जो इस अनुच्छेद में लिखा हुआ है इसी की बदौलत ये चलता आ रहा है। तो अनुच्छेद 343(3) के अनुसार संसद इस अवधि को बार बार बढ़ा रहा है, और अभी भी हम देख पा रहे हैं कि अधिकतर जो कामकाज है वो अंग्रेजी भाषा में ही हो रहा है। उसके बाद हम अनुच्छेद 344 की बात करते हैं। इसमें फिर राजभाषा के लिए एक राजभाषा आयोग का गठन किया गया और संसदीय राजभाषा समिति भी बनाई गई। तो ये 344(1) के अनुसार संविधान के लागू होने के 5 साल बाद, यानी संविधान 1950 में लागू हुआ तो उसके 5 वर्ष यानी 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। तो अगर प्रश्न इस तरीके से अगर कहीं आपको देखने के लिए मिले कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, तो 1955 में। उसके बाद अनुच्छेद 344(2) के अनुसार यह आयोग, अब ये जो राजभाषा आयोग जो बनाया इसका क्या काम है, ये क्या काम करेगा? तो यह आयोग अन्य बातों के साथ साथ सरकारी कामकाज में हिंदी के क्रमिक प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा कि हिंदी का काम काज किस तरीके से हो रहा है। पूरे देश में यह व्यवस्था देखेगा कि हिंदी राजभाषा में जो काम हो रहा है वो किस ढंग से हो रहा है, इसकी सारी सिफारिशें राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। कौन सा आयोग? राजभाषा आयोग। इसके बाद 344(3) में आयोग की सिफारिशों पर राय देने के लिए एक संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद द्वारा अनुच्छेद 343 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। ये राजभाषा अधिनियम 1963 जो कि क्या करेगा भाई, जो भी अनुच्छेद 343 में जो प्रदत्त शक्तियां दी गई थी उनको ये क्रियान्वित करवाएगा। उसके बाद देखो हमने शुरू में देखा था अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है। तो हम 343 से लेकर चल रहे हैं 351 तक पहुंचेंगे। तो अभी 345 अनुच्छेद है, उसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें राज्य की राजभाषा या राजभाषा है। अगर आपको याद हो तो मैंने अनुच्छेद 343 को बताया था, उसमें क्या प्रावधान था? संघ की राजभाषा यानी केंद्र सरकार की राजभाषा। लेकिन यहाँ जो अनुच्छेद 345 है वो क्या कह रहा है? राज्य की राजभाषा। तो राज्यों को अधिकार है कि वे अपने यहाँ प्रयुक्त किसी एक भाषा या किस एक से अधिक भाषाओं को अपनी राजभाषा चुन सकते हैं। यानी जो प्रावधान हुआ था राजभाषा का 343(1) के अनुसार वो केंद्र में हुआ था, लेकिन राज्यों को ऐसी स्वतंत्रता दी गई कि अपनी कोई भी जो भाषा है उसको राजभाषा बना सकते हैं। राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा क्या होगी? अभी हमने शुरू में बातचीत की थी संघ की राजभाषा, उसके बाद राज्यों की राजभाषा। अब जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है इनके बीच में जो पत्राचार होगा वो किस भाषा में होगा? तो ये अनुच्छेद 346 में बताया गया है। इसमें संघ और राज्यों के बीच पत्राचार के माध्यम की व्यवस्था की गई है और कहा गया है कि जो भाषा संघ के सरकारी कामकाज में प्रयोग के लिए इस समय प्राधिकृत है, यानी जो संघ जो केंद्र सरकार में जो भाषा का जो कर रखा है कि प्राधिकृत है, वही संघ और राज्यों के बीच पत्राचार के लिए प्रयुक्त की जाएगी। समझ में आई ये बात? नहीं आई? समझिए।
यानी जो राज्य है अगर वो केंद्र से पत्राचार जो करेगा वो किस भाषा में करेगा, क्योंकि हमने राज्य को तो ये स्वतंत्रता दे रखी है कि कोई भी अपनी भाषा का चुनाव कर सकता है, राजभाषा बना सकता है, लेकिन वो केंद्र या संघ से जो पत्राचार करेगा वो किस भाषा में करेगा, तो वो भाषा वही होगी जो संघ की राजभाषा है, उसी में वो पत्राचार करेगा। अगर वो अंग्रेजी है उस समय या हिंदी है तो जो भी राजभाषा संघ में है उसी में वो पत्राचार करेगा। व्यावहारिक रूप से वो जो उसकी स्थानीय भाषा है उसको जो उसने राजभाषा बनाई है उसमें वो काम कर सकता है, लेकिन अगर वो संघ से पत्राचार करेगा तो वो उसी राजभाषा में करेगा। तो संविधान बनाते समय ये भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी थी, लेकिन आपसी राय से राज्य हिंदी का प्रयोग कर सके। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 347 की। इसमें राज्य की किसी भी भाषा को राष्ट्रपति द्वारा मान्यता दी जा सकती है, यह अनुच्छेद 347 कहता है। इसके बाद अनुच्छेद 348, इसमें जो हमारे न्याय के संस्थान है, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की भाषा कौन सी होगी, तो इसमें अनुच्छेद 348 एक कहता है कि जब तक संसद कोई दूसरा कानून नहीं बनाती तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियां किसमें होंगी, और अभी भी किसमें हो रही है? संसद और राज्य विधानमंडल के कानून के साथ संविधान के या संविधान के तहत बनाए गए नियमों, आदेशों, विनियमों और उपविधियों का प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में ही होगा, और इसमें किसी ने भी छेड़छाड़ नहीं की। अभी भी हम न्यायालय की जो भाषा देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की जो भाषा देखते हैं, उसमें आज जो बहस है, जो अपने अधिकारों को रखने की बात हम करते हैं, वो भी हम अंग्रेजी भाषा में ही कर सकते हैं, वहाँ पर आप हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यह अनुच्छेद 348 है। 348 दो में क्या बात कही गई है? किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अपने राज्य के उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आदेशों आदि को छोड़कर बाकी सभी कार्रवाइयों के लिए हिंदी या राज्य की राजभाषा के प्रयोग हेतु प्राधिकृत कर सकता है। यानी वो अगर कोई भी निर्णय दे रहा है, कोई भी ऑर्डर निकाल रहा है, तो वो सभी अंग्रेजी भाषा में निकालेंगे, लेकिन छोटे स्तर पर अगर कोई काम कर सकते हैं तो हिंदी या कोई अन्य भाषा में कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ें, क्योंकि न्यायालय में जो निर्णय होते हैं, फैसले होते हैं, वो सारे अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। 348(3) में क्या बात कही गई है? यदि किसी राज्य में, ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहा है, स्पीड तो तेज हो रही है। यदि किसी राज्य में विधि के लिए, यानी विधि मतलब कानून, कानून के लिए अंग्रेजी को छोड़कर कोई दूसरी भाषा नियत की गई है, तो राज्यपाल के प्राधिकार से राज्य के गजट में प्रकाशित विधियों, नियमों आदि का अंग्रेजी अनुवाद उनका प्राधिकृत पता होगा। जैसे आप कोई भी परीक्षा भी देते हो तो इसमें हिंदी का प्रयोग भी होता है, अंग्रेजी का, लेकिन मान्य कौन सा माना जाता है? अंग्रेजी। ये अनुच्छेद 348(3) है। अनुच्छेद 349, इसमें क्या बताया गया है? भाषा संबंधी कुछ विधियों को अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया बताई गई है। इसमें अनुच्छेद 350, जो कि हम आवेदन करते हैं, अभ्यावेदन की जो हम आवेदन करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो उसकी जो भाषा है उसके बारे में बताया है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वे अपनी व्यथा के निवारण के संबंध में अपना आवेदन या अभ्यावेदन सरकारी पदाधिकारी के सामने किसी भी भाषा में प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ कोई बाध्यता नहीं है आपके ऊपर कि आप अंग्रेजी में ही लिखिए। जो आप प्रार्थना पत्र लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, वो एक बार ये चलने दो, मैं बता दूंगा लास्ट में। तो अभ्यावेदन सरकारी पदाधिकारी के सामने किसी भी भाषा में प्रस्तुत कर सकता है। शर्त यह है कि अगर आवेदन संघ के पदाधिकारी को लिखा गया है, केंद्र सरकार को लिखा गया है, तो संघ में प्रयुक्त भाषाओं में से किसी एक में होना चाहिए। अगर यह किसी राज्य के अधिकारी को संबोधित है तो उस राज्य में जो प्रयुक्त भाषा है उनमें से किसी एक भाषा में होना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 350 के और के द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों को एकत्रित रक्षा के लिए व्यवस्था की गई है। जो लोग हिंदी नहीं जानते, अंग्रेजी नहीं जानते, तो वो अपना प्रार्थना पत्र किस भाषा में दें। इसलिए जो भी उनकी भाषा है तो उसमें वो अपना जो आवेदन पत्र है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। अंतिम जो अनुच्छेद है भाषा संबंधी, अनुच्छेद 351,
इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए कि हिंदी भाषा का हमेशा आपको विकास करना है, और उसी के तहत हमारी ये आज हिंदी कार्यशाला आयोजित की जा रही है। तो इसमें क्या निर्देश दिए गए हैं? हिंदी भाषा का प्रसार और उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी राजभाषा हिंदी है वो भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, अंग है ना। तो इसलिए हमारी संस्कृति को हमें आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है, विकास के पथ पे ले जाना है, तो हमें हमारी जो राजभाषा हिंदी है उसे भी आगे बढ़ाना चाहिए। 8वीं अनुसूची में जो कि भाषा से संबंधित बातें बताना कि कौन कौन सी जो 22 भाषाएं हैं उनके बारे में उल्लेखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत अथवा पूर्णतः अन्य उल्लिखित भाषाओं को शब्द ग्रहण करते हुए उसकी संबंधी सुनिश्चित करना। यानी जो और 8वीं अनुसूची में जो अन्य भाषाएं हैं उनसे भी आप शब्द ग्रहण कर सकते हो हिंदी में। ये बात थी, संशोधन हुआ जो कि 1967 में हुआ। तो राजभाषा अधिनियम 1963 और बाद में फिर उसमें संशोधन किया गया 1967 में। तो संविधान के अनुच्छेद 343(3) के प्रावधान के अनुसार संसद द्वारा यह जो अधिनियम है 1963 में पारित किया गया, और इसमें कुल 9 धाराएं हैं और 11 उपधाराएं हैं। याद रखिए, जो राजभाषा अधिनियम है 1963, इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? 9 धाराएं हैं और 11 उपधाराएं हैं। तो इसमें कुछ मुख्य बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। यह अधिनियम अंग्रेजी के सतत प्रयोग की अनुमति देता है, कि जो प्रयोग अंग्रेजी का चल रहा है वो चलता रह सकता है। यह संघ और राज्यों के बीच तथा राज्य और राज्यों के बीच पत्राचार के लिए हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग को निर्धारित करता है। कि आप जो संघ और राज्यों के बीच में जो पत्राचार हो रहा है, राज्य और राज्यों के बीच में जो पत्राचार हो रहा है, इससे पहले हमने देखा अगर हम संघ को करेंगे, केंद्र सरकार को अगर हम पत्राचार करेंगे, उस समय कौन सी राजभाषा प्रयोग की जा रही है, तो उसी भाषा में हम पत्राचार करेंगे। तो दोनों भाषा हो सकती है। अगर मान लीजिए हमारे संघ में राजभाषा हिंदी है तो आप हिंदी में पत्राचार कर सकते हैं, अगर अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में करें। यह 14 प्रकार के दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग को अनिवार्य बनाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आप सभी को पता है कि हम हमारे विद्यालय से जो राजभाषा जो तिमाही रिपोर्ट जो भेजते हैं उसमें इस बिंदु पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इसका मतलब है ये 14 प्रकार के जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये दोनों ही भाषा में होने चाहिए, अर्थात द्विभाषी होने चाहिए। अगर आपको विद्यालय में कहीं ऐसा दिखाई दे ये 14 दस्तावेज सिर्फ अगर एक ही भाषा में है तो आप बताइए। ये सारे के सारे जो 14 दस्तावेज के बारे में हम पढ़ेंगे सारे कैसे होने चाहिए? द्विभाषी होने चाहिए, अंग्रेजी और हिंदी में। अब हम देखेंगे कि 14 प्रकार के दस्तावेज कौन कौन से हैं। पहला है सामान्य आदेश, जनरल ऑर्डर्स, जो कि विद्यालय से कोई भी सामान्य आदेश निकलेंगे वो दोनों ही भाषा में होने चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी। दूसरा है संकल्प, रिसोल्यूशन, संकल्प। उसके बाद परिपत्र, सर्कुलर्स जो निकलते हैं, नियम, रूल्स, प्रतिवेदन, रिपोर्ट्स, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज, संविदा, कॉन्ट्रैक्ट्स, करार, एग्रीमेंट्स, अनुज्ञप्ति, लाइसेंस, निविदा प्रारूप, टेंडर्स, नॉर्म्स, निविदा सूचना, टेंडर नोटिस, अनुज्ञा, परमिट्स, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, और संसद के समक्ष रखी जाने वाली रिपोर्ट। अब आप ये देख लीजिए 14 प्रकार के दस्तावेज हैं, ये दोनों ही भाषा में होने चाहिए, द्विभाषी होने चाहिए। साथ में जो अंग्रेजी जो है तो अंग्रेजी में इनको हिंदी में जो अंग्रेजी के जो वर्ड है इनको हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी आप ध्यान दे लीजिए, क्योंकि कल जो आपकी परीक्षा होगी इनमें से ही एक पूछा जा सकता है। तो ये 14 प्रकार के दस्तावेज हैं जो कि द्विभाषी होंगे, एक भाषा से काम नहीं चलेगा। ये भेज देंगे ग्रुप में भेज देंगे। राजभाषा संकल्प 1968 में एक संशोधन हुआ था 1967 के साथ, और इसमें एक बात संकल्प पारित किया गया था कि 18 जनवरी 1968 को अधिसूचित किया गया, जिसे राजभाषा संकल्प का नाम दिया गया। 1968 में इसे राजभाषा संकल्प कहा गया,
और इसमें जो क्या बातें थी वो ध्यान देने वाली है। केंद्रीय सरकार हिंदी के प्रचार एवं उसके क्रमिक प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु एक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार करे और उसे क्रियान्वित करे। ऐसा जो राजभाषा के दिशा निर्देश आता है, पूरी बुकलेट आती है, वो इसमें सारी चीजें दी हुई हैं। उस संबंध में प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाएं। यानी हमारे विद्यालय से भी पूरी वार्षिक रिपोर्ट जाती है। राधेश्याम जी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम तिमाही रिपोर्ट भी भेजते हैं, छमाही भी भेजते हैं, और उसके बाद पूरी वार्षिक रिपोर्ट भी जाती है। सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार करने और कार्यों की मूल्यांकन, तो एक ऐसा संकल्प है जिसमें हम राजभाषा के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। अब देखिए, जो रिपोर्ट्स हम जो भेजते हैं यहाँ से, उसमें क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, कै क्षेत्र, ख क्षेत्र और कै क्षेत्र। उसमें जितना भी हिंदी का जो कामकाज जो है उसका प्रतिशत दे रखा है कि कै क्षेत्र के लिए कितना होगा, ख क्षेत्र के लिए कितना होगा और कै क्षेत्र के लिए कितना होगा। तो कै क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, तो हम हरियाणा राज्य में हैं यहाँ पे, तो हमारा कै क्षेत्र है। कै क्षेत्र का मतलब है जितना भी कामकाज है हमें 100% करना है हिंदी में। कै क्षेत्र के लिए क्या दिया हुआ है, अब इसमें ये जो पिंक कलर का जो दिखाई दे रहा है आपको इस नक्शे में, तो इसमें ये जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सारे किस क्षेत्र में आते हैं, कै क्षेत्र में। इसलिए राजभाषा संबंधी जो भी कामकाज का जो प्रतिशत होगा कै क्षेत्र में 100% होना चाहिए। और जो ख क्षेत्र है और कै क्षेत्र है, इनको कुछ छूट दी गई है, किसी का 75% है, किसी का 50%। तो हम कौन से क्षेत्र में आ रहे हैं, कै क्षेत्र में। तो हमें अधिकतर जो हमारा कामकाज, अधिकतर क्या पूरा ही कामकाज हिंदी राजभाषा में भी करना होता है 100%। उसके बाद राजभाषा नियम 1976, इसमें जो नियम है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इन नियमों के तहत ही हम राजभाषा संबंधी कामकाज करते हैं। इन नियमों के तहत राजभाषा संबंधी कार्य करते हैं, और जितनी भी रिपोर्ट्स हम जो भेजते हैं यहाँ से, सूचनाएं जो भेजते हैं, उनमें हमें उन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम गलती से कुछ गलत डाटा, आंकड़े भर के ले जाते हैं, तो वहीं पर प्रिंसिपल सर बैठे हैं, वहीं पर हमें इस बात के लिए कहा जाता है कि आपने इस नियम का पालन नहीं किया, आप इस नियम का पालन जरूर करें, ऐसा बोला जाता है। तो वो नियम क्या क्या है, तो ये नियम इसमें राजभाषा नियम 1976 का मुख्यतः, लेकिन इसमें बाद में जो संशोधन हुआ है 1987 में हुआ, 2007 में हुआ और 2011 में, ये अभी तक इसमें संशोधन हुए हैं, और ये 14 नियम है, इनको हम देखेंगे। तो ये नियम राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 की धारा 3 के साथ पठित धारा 8 के निबंधों के अंतर्गत बनाए गए हैं। इन नियमों का संक्षिप्त नाम, जो जितने भी नियम है, इनका संक्षिप्त नाम जो दिया गया है राजभाषा नियम 1976। ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। इनका विस्तार तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में होगा। इस राज्य में छूट दे रखी है इस नियम की। नियम 2, इसमें परिभाषाएं बता रही हैं। अगर आपसे पूछें कि अधिनियम क्या होता है, तो उसकी परिभाषा दी हुई है। कार्यालय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा है। कर्मचारी क्या होते हैं, उनकी परिभाषा है। सूचित कार्यालय कौन से हैं, हिंदी में प्रवीणता का मतलब क्या है, और हिंदी का कार्य साधा क्या है। ये हम जब राजभाषा हिंदी की जो रिपोर्ट भेजते हैं, ये पूछा जाता है हमसे कि आपके कार्यालय में कितने हिंदी में प्रवीण हैं, कितने कार्य साधक हैं, ये सारी चीजें। तो इनके बारे में नियम 2 में लिखा गया है। नियम 3 में केंद्रीय कार्यालय से भिन्न पत्राचार, जो केंद्रीय कार्यालय है उनसे अलग किसी कार्यालय से अगर आप पत्राचार करते हो, तो उसके बारे में कै क्षेत्र के किसी राज्य या व्यक्ति से पत्राचार हिंदी में होगा। क्योंकि अभी बात क्या हुई थी, जो कै क्षेत्र है उसमें सारा कामकाज किसमें होगा, हिंदी भाषा में होगा। तो इसमें
किसी भी राज्य से हम पत्राचार करेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे हमारा जो माइग्रेशन जो है वो आंध्र प्रदेश में है, तो क्या क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन हमें जो पत्राचार करना है वहाँ पर, क्योंकि हिंदी भाषा में परीक्षा या उसके बराबर कोई परीक्षा पास किए तो वो हिंदी का कार्य साधा ज्ञान है उसको। यदि किसी कर्मचारी ने केंद्र सरकार के हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण की गई है, जो एक परीक्षा होती है इसमें उत्तीर्ण होना जरूरी है, अगर वो उसमें उत्तीर्ण हो जाता है तो उसको हिंदी का कार्य साधक ज्ञान है। यदि वह घोषणा करता हो कि उसे हिंदी में पूर्णता प्राप्त है, जो उसने 10वीं पास कर रखी हो, ये कहता है कि पास है, हम उसका सर्टिफिकेट दे सकते हैं। यदि केंद्र सरकार के किसी कार्यालय के 80% कर्मचारियों ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय को भारत के राजपत्र में अनुसूचित कराया जाना अनिवार्य है। तो हम यहाँ से यही लिख के भेजते हैं कि हमारे सभी कर्मचारियों को हिंदी में प्रवीण है ना। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि सर जो हिंदी में काम ही चलाता हो, अच्छे से सभी को हिंदी आती है, तो हमारे विद्यालय में सभी क्या है, हिंदी में प्रवीण है। नियम 11 क्या कहता है कि मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी, साहित्य लेखन संबंधी जो चीजें हैं वो किस भाषा में होंगे। तो हमारे विद्यालय में आप नाम पट देख लीजिए, जैसे अगर आप प्राचार्य कक्ष में जाएंगे तो जो नाम पट जो मिलेगा, जो नाम लिखा हुआ है, पत्र शीर्ष जो कि हमारा जो लेटर हेड होता है, जो हमें मिलता है, लिफाफा, लिफाफे मिलते हैं ना आपको, जो भी आपको अगर रेडी मॉडल दिया है तो लिफाफे निकाल के देते हैं। वो कोई भी विजिटिंग कार्ड है, रबड़ की मोहर है, जो स्टैम्प जो हमारे हैं विद्यालय में, आप ये देखिए हिंदी और अंग्रेजी में होंगे, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में, ये द्विभाषा। साइन बोर्ड तीनों भाषाओं, जो कि अगर आपने देखा होगा हमारे विद्यालय के जो मेन गेट पे वहाँ पर इधर जब हम प्रवेश करते हैं, एंट्री करते हैं, वहाँ पे केवल 3 भाषा है, क्योंकि हमारी यहाँ की जो भाषा है, क्षेत्रीय भाषा, वो पंजाबी है। तो आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो पहले राजभाषा हिंदी में है, अंग्रेजी और जो क्षेत्रीय भाषा है पंजाबी, उसमें आपको साइन बोर्ड मिलेगा। प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी का प्रयोग करना है और प्रशिक्षण सामने दोनों भाषा में तैयार करने हैं, और जिन दस्तावेजों में स्थान की कमी हो उन पर किसी एक स्थान में फोन लगाई जा सकती है। अब मैं सम्मानित प्राचार्य महोदय जी से अनुरोध करूँगा कि आज की इस कार्यशाला के उपलक्ष्य में अपने विचार प्रस्तुत करें। सम्मानित प्राचार्य, अरे ओम प्रकाश जी, सबसे पहले आप सबको नमस्कार। हमारे स्नातकोत्तर शिक्षक श्री महेंद्र बैरवा जी ने हिंदी राजभाषा के जो नियम बनाए, मुझे याद आ गया 2 साल पहले जब हमारी हिंदी राजभाषा के लिए जो निरीक्षण हुआ था, काफ़ी चीज़ें बताई गई थी। हम भी कोशिश करेंगे, मैं तो पूरा प्रयास करता हूँ कि जो कार्य करूँ, लिखित कार्य है वो हिंदी में करूँ, लेकिन जो उन्होंने काम बताया कि आदेश हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हो, वो शायद संभव ना हो सके, क्योंकि जब मैं लिखित रूप आदेश निकालता हूँ तो 2 पेज का हो जाता है, तो 2 पेज लिखना मेरे लिए तो लगभग मान के लिए